नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 2 दिसंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ये। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि कल ही जो चेयरमैन सर ने ट्वीट किया कि आपका एग्ज़ाम जो है 70 बीपीएससी पीटी कब होगा, तो वो 30 सितंबर को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। 30 सितंबर 2024 ईस्वी को। उसका मेंस कब होगा, तो जनवरी 2025 में उसका मेंस होगा। यानी कि सितंबर में एग्ज़ाम होगा, नवंबर में रिजल्ट आएगा और जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका मेंस होगा। मेंस के लिए आपके पास करीब में 1.5 महीना रहेगा और पीटी के लिए आपको 10 महीने का समय दिया गया है। अगर आज से देखें तो दिसंबर से सितंबर तक में करीब में 10 महीने का आपको समय दिया गया है, पूरी कंप्लीट। और इस दौरान आपको पीटी के साथ साथ मेंस की तैयारी करनी है। पीटी के लिए कभी इतना समय नहीं दिया जाता है, इसीलिए मेंस के लिए आपको केवल 1.5 महीने का समय दिया जा रहा है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अब किसी तरह का कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि समय नहीं मिल पा रहा है या बेसिक चीज़ें नहीं पता थी इसलिए पीटी नहीं हुआ। अब आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। जो मैंने बताया था कुछ दिन पहले ही टारगेट करके कि 1 जुलाई तक का रखा था, तो अब आप जुलाई पूरा मेंस की तैयारी कर लीजिए। जुलाई पूरा बोल रहा हूँ, जुलाई नहीं कहाँ तक, तो आपको जुलाई तक अगर सितंबर में 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होता है तो आपको मैं यही बोलूँगा कि 1 जुलाई तक मेंस के लिए हर चीज़ को पढ़ लेना है, करंट अफेयर को भी और स्टैटिक पोर्शन को भी। स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। जब तक आप स्टैटिक पोर्शन नहीं कंप्लीट करते हैं जीएस के, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, GS1 GS2 पेपर, निबंध, तब तक आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होने की संभावना कम रहती है। क्योंकि करंट अफेयर को आप तभी समझ ही पाएंगे जब आप स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो बेसिक से पढ़िए और ख़ुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ खुद से पढ़ी जा सकती है। अगले वीक से मैं एनसीईआरटी फिर से शुरू कर दूँगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग वेट करते हैं, समय नहीं मिल पाता है आजकल, इसीलिए एनसीईआरटी नहीं डाल रहा हूँ। अगले वीक से रेगुलर कर दूँगा और एनसीईआरटी जल्द ही सारा ख़त्म कर दूँगा। मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं कर दूँगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा। मुझे भी पता था कि एग्ज़ाम का डेट आगे जाएगा, इसीलिए मैंने उसको रोक दिया था और समय भी कम था, उसकी चिंता मत कीजिएगा। लेकिन मुख्य चीज़ क्या होता है कि आप कितना भी पढ़ ले, लेकिन अगर आप लिखना नहीं सीख पाएंगे ना, तो वो पढ़ाई फिर किसी काम का नहीं होता। अभी से आप वन लाइनर पढ़ते रहेंगे सितंबर तक और फिर जाके एग्ज़ाम देने के बाद आप फिर से बैठ जाएंगे कि मुझे लिखना तो आता ही नहीं है। तो ये वाला सिस्टम मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ डिस्कशन। देखिए हेडलाइन क्या है, इंडिया ऑफर टू होस्ट 2028 क्लाइमेट मीट। भारत सरकार ने, मोदी जी ने बोला, वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री महोदय गए हुए दुबई, जहाँ पर COP28 का आयोजन हो रहा है। COP28 का, COP28 थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लॉस एंड डैमेज फंड को दे दिया गया है हरी झंडी। लॉस एंड डैमेज फंड को स्थापित कर दिया गया है, पहली चीज़ तो। दूसरा, भारत सरकार, प्रधानमंत्री महोदय ने बोला वहाँ पर कि हम 2028 के COP को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं भारत में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। 2028 में COP होगा, तो इसके बारे में डिटेल बताऊँगा, थोड़ा सा हिस्सा तो बताऊँगा ही कि UNFCCC क्या है। और भारत सरकार ने एक और, प्रधानमंत्री जी ने एक और चीज़ का नाम लिया, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है और 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आज आपको। उसके अलावा कुछ और न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे पहले आज के आर्टिकल पर चलते हैं। जो आर्टिकल किससे संबंधित है, तो देखिए प्रधानमंत्री जी ने कल एक और चीज़ का फिर से नाम लिया। किस चीज़ का, तो ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा मैं क्या कहाँ जोड़ रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि साउथ, जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ को फंड और टेक्नोलॉजी चाहिए। हमने अपनी बात केवल नहीं की वहाँ पर, हमने ग्लोबल साउथ की बात की है वहाँ पर। हम ग्लोबल साउथ का कहीं न कहीं नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं और बनना भी चाहिए हमें, क्योंकि ग्लोबल साउथ में अगर किसी देश के पास क्षमता है ये बनने की, तो हमारे पास ही है। ग्लोबल साउथ में समझा चुका हूँ कि दुनिया के मैप पर जो ग्लोबल साउथ विकासशील और गरीब देशों का एक संगठन है। संगठन पूरी रूप में तो नहीं है, लेकिन टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है ग्लोबल साउथ की अवधारणा का, जिसमें विकासशील और गरीब देश आते हैं। अफ्रीका के, दक्षिण अमेरिका के, भारत और एशिया के विकासशील और गरीब देश आते हैं। जो सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है, वैसे ऐसा सही नहीं है कि विषुवत के दक्षिण के वो देश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत विषुवत के उत्तर में पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया विषुवत के दक्षिण में पड़ते हुए भी ग्लोबल साउथ का भाग नहीं है। तो ग्लोबल साउथ की हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने बात की। आज का जो आर्टिकल है वो किससे संबंधित है, तो ग्लोबल साउथ के समक्ष में समुद्री सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न हो रही है।
इसी को लेकर कल द हिंदू में एक आर्टिकल आया था कि भाई ग्लोबल साउथ में जो समुद्री सुरक्षा है उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि अलग अलग तरीके के यहाँ पर क्या हो रहे हैं, समुद्री सुरक्षा को लेकर चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही है। तो आज का आर्टिकल उसी संबंधित है। फिर हम COP 28 को मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। कल परसों में इस पर डिटेल में आर्टिकल आ जाए किसी न किसी न्यूज़पेपर में, तब जाके मैं उसको और डिटेल में आपको समझाऊंगा। ओके, चलिए देखते हैं। एक चीज़ का और ध्यान में रखिएगा, जब भी आप IR में आंसर राइटिंग करें, टॉपिक जैसे COP हो गया या फिर G20 हो गया, इन सब टॉपिक पर या UN पर बात करें, तो वहाँ पर अगर भारत का पक्ष रख रहे हैं तो उसमें ग्लोबल साउथ कीवर्ड को ज़रूर यूज कीजिएगा, क्योंकि ये कीवर्ड आजकल हर जगह भारत सरकार यूज कर रही है और ख़ुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही है ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर। तो IR का जब आप सवाल लिखते हैं तो उसमें कीवर्ड की बहुत ज़्यादा महत्ता होती है, क्योंकि चेक करने वाला उस IR के सवाल में कीवर्ड ही ढूंढ रहा होता है एक्चुअली में, कि ये शब्द यूज़ किया है कि नहीं इसने, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि आप कितने आयाम में उसको जोड़ रहे हैं, कितने डायमेंशन में आप उसको एक्सप्लोर करके लिख रहे हैं। ओके, समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का आर्टिकल पढ़ते हैं। मैंने आर्टिकल का पहले बैकग्राउंड तो बता ही दिया कि ग्लोबल साउथ में कौन सी घटनाएं हो रही हैं, तो समुद्री सुरक्षा को लेकर चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही है, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये आर्टिकल होगा आज का। भारत 7,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा रखता है, जो इसे समुद्री डकैती, पायरेसी, आतंकवाद, तस्कर, अवैध मत्स्य ग्रहण और पर्यावरणीय क्षरण जैसे विभिन्न खतरों के प्रति संवेदनशील बनाता है। समस्या पता चला आपको कौन कौन से? समुद्री डकैती, पायरेसी, आतंकवाद, तस्करी, अवैध मत्स्य ग्रहण, ये सब चीज़ों के कारण समुद्री सुरक्षा के समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। भारत को अपनी तटीय व अपतटीय हस्तियों जैसे तेल व गैस प्रतिष्ठानों, मत्स्य ग्रहण क्षेत्र, बंदरगाहों को इन खतरों से बचाने की ज़रूरत पड़ती है। हमें आए दिन ये सब खतरा हमारे समक्ष आ जाते हैं, फिर हमें इनको बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है कि भाई कैसे इनसे बचा जाए। अगला क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से समुद्री क्षेत्र पर निर्भर करती है। क्यों हमारी अर्थव्यवस्था क्यों समुद्री क्षेत्र पर निर्भर करती है? क्योंकि लैंड रूट अगर आप अपना देखेंगे ना, तो एक तरफ पाकिस्तान के कारण से और दूसरी तरफ अशांत म्यांमार के कारण से या नॉर्थ ईस्ट के इलाकों के कारण से हम लैंड से कहीं न कहीं कटे हुए हैं। हमारे यहाँ पर ज़मीन के थ्रू आज भी अंतर्देशीय व्यापार कम होते हैं अपने देश से। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन सब से होता है, म्यांमार से भी होता है, थोड़ा बहुत पहले चीन से भी होता था, और पाकिस्तान से तो ना के बराबर में होता है लैंड के थ्रू व्यापार। तो ये मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि लैंड के कारण हमें समस्या है, क्योंकि हम एक पाकिस्तान जैसे देशों के कारण हम कट जाते हैं। सोचिए अगर पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होते तो हम डायरेक्ट अपने यहाँ पर बस में बैठते और कहाँ चले जाते, तो यूरोप चले जाते, अगर अच्छा रिलेशन होता हमारा तो। लेकिन इसलिए हमें समुद्र पर ज़्यादा निर्भरता हमें, जहाँ इसका 70% अधिक व्यापार मूल्य, लगभग 95% व्यापार मूल्य के तौर में 70%, और व्यापार को अगर देखें 100 व्यापार होता है तो उसमें से 95 व्यापार कहाँ पर होता है, तो समुद्र के थ्रू होता है। भारत अपनी अधिकांश ऊर्जा आवश्यकता का आयात भी समुद्री क्षेत्र से, विशेषकर खाड़ी क्षेत्र से करता है। इस परिदृश्य में भारत को हिंद महासागर में और उसके आगे के क्षेत्रों में संचार व समुद्री मार्ग की सुरक्षा एवं नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जो इसके आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए न केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी समुद्र को सिक्योर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा को इम्पोर्टेंस। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, अगर सर्व सही से यूज़ करेंगे तो जब भी आप समुद्र से जुड़े हुए टॉपिक आए ना आपको पास कि भारत के लिए समुद्री चीज़ों का क्या महत्व है, तो वहाँ पर इस तरह के डेटा का आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये रहा अपना समुद्री क्षेत्र, आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा क्षेत्र है। समुद्री क्षेत्र में विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? कठिन सुरक्षा चुनौती, असीमित रणनीति, एसिमेट्रिकल टैक्टिक्स है। असीमित रणनीति का उपयोग, जैसा कि काला सागर में रूस के विरुद्ध यूक्रेन की कार्रवाई या दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा समुद्री मिलिशिया की तैनाती को देखा गया। समुद्री मिलिशिया क्या होते हैं? तो ये अनकन्वेंशनल आर्मी होते हैं, ये आर्मी नहीं होते हैं, ठीक है, समुद्री मिलिशिया होते हैं। देखिए, सेना जब भी लड़ती है तो उसका कुछ रूल एंड रेगुलेशन होता है। भले किसी भी देश की सेना के साथ जब हम लड़ते हैं तो उसका कुछ रूल एंड रेगुलेशन होता है, लड़ने का एक तरीका होता है, वॉरफेयर होता है। लेकिन जब मिलिशिया या इस तरह के गुरिल्ला युद्ध वाले लड़ाकू से आप लड़ते हो तो उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, तो वहाँ पर लड़ना थोड़ा सा कठिन होता है। ओके, समुद्री सुरक्षा के लिए एक नया आयाम पेश करता है। इसमें ऐसे अपरंपरागत व अप्रत्याशित तरीके शामिल हैं जो पारंपरिक सैन्य रणनीति का पालन नहीं भी कर सकते हैं। ये पारंपरिक सैन्य रणनीति का पालन नहीं करते हैं। आर्मी के साथ लड़ना थोड़ा सा सही होता है, लेकिन आर्मी का रिबेलियन ग्रुप के साथ, मिलिशिया के साथ, इन सब लोगों के साथ लड़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अगला है ग्रे जोन वॉरफेयर।
ये ग्रे जोन रणनीति का उपयोग जो परंपरागत व अपरंपरागत तरीकों के बीच आता है, प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में चुनौती पेश करता है, क्योंकि ये रणनीतियाँ प्रायः विधि और नीतिगत अस्पष्टताओं का लाभ उठाती हैं। इस तरह की रणनीति में गुप्त अभियान, कोवर्ट ऑपरेशन, खुले संघर्ष की सीमा से नीचे ही कार्रवाई शामिल हो सकती है। उदाहरण के लिए पिछले साल अमेरिका हमारे SEZ में घुस गया था नेवी लेकर। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, अमेरिका साथ हमारे अच्छे रिलेशन, लेकिन लक्षद्वीप के पास में हमारा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, हर देश का होता है, समुद्री में कुछ एरिया जो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, उसमें वो घुस गया था अपनी नेवी को लेकर और वहाँ पर रहा। और उसने बोला कि ये हमारी क्या है, तो ये हमारा अधिकार बनता है कि हम इस तरह के क्षेत्रों में प्रवेश करें। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि समुद्र का एरिया है ये, हम तो आपके एरिया में आए ही नहीं है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हम नहीं मानते हैं। ये इस तरह का जो दबाव होता है ना, ये भी कहीं ना कहीं समुद्री सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न कर रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह के नए नए तरीके सामने आ रहे चुनौती के रूप में। लड़ाकू ड्रोन का उपयोग समुद्री अभियानों में एक नया आयाम जोड़ता है, जो राज्यों और गैर राज्य अभिकर्ताओं का टोही अभियान, निगरानी और संभावित रूप से हमला करने में सक्षम बनाता है। लैंड अटैक मिसाइल, समुद्री क्षेत्र में भूमि पर हमला करने में सक्षम मिसाइलों की तैनाती समुद्री सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा पैदा करती है। इनमें उन मिसाइलों का उपयोग शामिल है जो समुद्र मंचों से भूमि आधारित प्रतिष्ठानों को लक्षित कर सकती हैं, और ये समुद्र आधारित खतरों की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देते हैं। समुद्र में कोई छोटा सा बोट लिया, उस पर एक मिसाइल तैनात किया और उससे किसी एरिया को टारगेट कर दिया। ये नए खतरे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि इतना बड़ा 7000 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा हमारा समुद्री एरिया है, उन सभी जगहों पर हमें इन चीज़ों को रोकना पड़ता है और हमारी सरकार करती है ये चीज़ों को। ठीक है, तो ये नए नए खतरे समक्ष आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते, अगला पॉइंट क्या है। अपरंपरागत सुरक्षा खतरे भी हैं, जैसे अवैध मत्स्य ग्रहण का क्षेत्र हो जाता है कई बार, और इतना ज़्यादा मत्स्य पकड़ा जाता है कि उसके कारण समुद्री संसाधनों को कम कर देता है वो। श्रीलंकाई मछुआरों द्वारा भारतीय जल में मछली पकड़ना, प्राकृतिक आपदाएं, समुद्री प्रदूषण, मानव व मादक पदार्थों की तस्करी, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, ये सब कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके कारण से समुद्री सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न हो रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जीरो सम प्रतिस्पर्धा, अब ये टर्मिनोलॉजी क्या है? इसका तात्पर्य है कि हिंद प्रशांत में, एशिया पैसिफिक में शक्तिशाली देशों के बीच कथित शून्य संचय या जीरो सम प्रतिस्पर्धा को विशेष रूप से विकासशील विश्व के लिए खतरे के रूप में चिन्हित किया गया है। यह प्रतिस्पर्धा एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र के तटीय देशों की सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करने एवं ध्यान संसाधनों के विचलन की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। जो इंडो पैसिफिक का एरिया है, इसमें चीन, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, उसके अलावा और भी हिंद महासागर के देश हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं तरह तरह के चीज़ों के लिए, संसाधन के लिए, कभी कभी सैन्य रूप से, कभी सामरिक रूप से। इसके कारण इस क्षेत्र में जो छोटे और विकासशील देश रहते हैं, उनके समक्ष कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न होता है। उनको ये बड़े देश लुभाने का प्रयास करते हैं, उनके समक्ष तरह तरह के लुभावने प्रस्ताव रखे जाते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो उनके जो रणनीतिक हित है उसमें वो साझा बनेंगे। ठीक है, टॉपिक समझ में आ गया होगा ये वाला। अगला क्या है? यह दृष्टिकोण मानता है कि हिंद प्रशांत शून्य संचय खेल, जीरो सम गेम है, जहां दो शक्तियां प्रभाव, संसाधन, सुरक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। यही मैंने आपको बताया कि बहुत सारी शक्तियां, केवल दो नहीं हैं। चीन भी इस क्षेत्र में अपना पैठ बनाना चाहता है, भारत भी बनाना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया भी बनाना चाहता है, जापान भी बनाना चाहता है, अमेरिका भी बनाना चाहता है। आसियान देश अपना पैठ अलग बनाना चाहते हैं। इसके चक्कर में पीछे जाते हैं छोटे छोटे देश, जैसे अमेरिका भी छोटे छोटे जो प्रशांत महासागर के देश हैं उनको इकट्ठा करके द्वीपीय रणनीति पर काम कर रहा है। चीन अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति को आगे बढ़ा रहा है। इस चक्कर में पीछे कौन जाते हैं? तो श्रीलंका और जो छोटे मोटे देश हैं वो पीछे जाते हैं। समुद्री प्रशासन से संबंधित चुनौतियां भी हैं, कुछ समन्वय की कमी है इसमें। आसियान का अपना एक अलग काम करने का तरीका है, भारत का अलग है, चीन का अलग है, और सब अपना अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं। समन्वय किसी में कोई है ही नहीं, कोई समुद्र को साझी संपत्ति नहीं मानता है, सब अपना अपना हित देखकर केवल और केवल काम करते हैं। असमान कानून प्रवर्तन क्षमताएं, अलग अलग सुरक्षा प्राथमिकताएं प्रभावशील सहयोग में बाधा उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए आसियान देश प्रायः दक्षिण चीन सागर में चीन की अधिपत्यवादी कार्रवाई का विरोध करने में अनिच्छा प्रकट करते हैं। दक्षिण चीन सागर के लिए अमेरिका आवाज़ उठाता है, भारत आवाज़ उठाता है, लेकिन जिन देशों को उठाना चाहिए वो नहीं सही से उठाते हैं। वहाँ पर हित हैं किसके? तो मलेशिया के, इंडोनेशिया के, वियतनाम के, दक्षिण चीन सागर के आस पड़ोस के देशों के ज़्यादा हित हैं। उनको कड़ाई के साथ आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन वो उठाते ही नहीं हैं। तो ये क्या है? तो अलग अलग मानदंड, अलग अलग कानून बने हुए हैं सबके।
सहयोग करने में भी अनिच्छा है। सूचना संबंधी जो चुनौतियां हैं, सूचना को साझा नहीं करने संबंधी चुनौती, इसके कारण भी कई बार समुद्री सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, ये सब सारे के सारे खतरा मैंने आपको बताए हैं, तरह तरह के मैंने बताए हैं, कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल दोनों तरीके के खतरे आपको बताए हैं। अब इसका लिए भारत सरकार कुछ तो कर रही होगी ना। 7,000 किलोमीटर की हमारी जो बाउंड्री है उसको सिक्योर करने के लिए कुछ तो कर रही होगी। समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता को बढ़ाना, इसमें देश के समुद्री क्षेत्रों की निगरानी और गश्त के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना, तटरक्षक, समुद्री पुलिस का आधुनिकीकरण और विस्तार करना शामिल है। इसके तहत विमान वाहक, पनडुब्बी, फ्रिगेट, हेलीकॉप्टर, रडार उपग्रह जैसे उन्नत प्लेटफॉर्म प्रणाली उपकरणों का अधिग्रहण करना भी शामिल है और भारत सरकार इसके लिए तन मन धन से काम कर रही है। बहुत सारे नेवल शिप भी आपने देखे होंगे स्थापित किए जाते हैं और सबमरीन के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे प्रोजेक्ट 75 है जिसके तहत न्यूक्लियर सबमरीन हम बना रहे हैं। के और बीबीबी, ये 6 सबमरीन हैं जो फ्रांस के सहयोग से बनाया जा रहा है। कलवरी, खांडेरी और एक और है, और एक है वागीर, वागीश्री, एक और है। 6 हैं, ये 6 के 6 समुद्री हम क्या बना रहे हैं, तो पनडुब्बी बना रहे हैं। अपनी समुद्री क्षमताओं को हम क्या कर रहे हैं, तो बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम समुद्र में भी एक सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरें। आर्मी के मामले हम दुनिया में 4थे नंबर पर आते हैं। सबसे बड़ी आर्मी के मामले में अमेरिका, चीन, रूस के बाद भारत आ जाता है। कई बार भारत ऊपर चला जाता है, लेकिन नेवी में अभी भी हम पीछे हैं, तो इसमें भी हम काम कर ही रहे हैं। तटीय और अपतटीय क्षेत्र के उन्नत प्रौद्योगिकी निगरानी, इसमें तटीय निगरानी नेटवर्क, कोस्टल सर्विलेंस नेटवर्क, नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क, राष्ट्रीय स्वचालित पहचान प्रणाली और राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता परियोजना, इस तरह के जो हम परियोजनाओं को चला रहे हैं, जिसके क्या होगा कि हमारे जो समुद्री एरिया है वो भी सिक्योर रहेंगे कहीं ना कहीं। इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र की एक व्यापक और एकीकृत तस्वीर प्रदान करना है। किसी भी खतरे या घटना के समय पर पता लगाने या प्रतिक्रिया देने में सक्षमता प्राप्त करना है। ये जो अलग अलग सर्विलांस के प्रोजेक्ट चलते हैं भारत सरकार के, उसका ये लक्ष्य होता है। इंटर एजेंसी समन्वय के लिए तंत्र की स्थापना करना, एक एजेंसी दूसरे के साथ समन्वय करके काम करे देश के अंदर में। नेशनल कमेटी फॉर स्ट्रेंथिंग मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, संयुक्त संचालन केंद्र, ये सब अलग अलग एजेंसियां हैं भारत सरकार की जो समुद्री सुरक्षा को क्या करती है, सिक्योर करती है। इनमें से कुछ के नाम आप जरूर याद रखिएगा, और जब एग्जाम में समुद्री सुरक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें आपसे पूछी जाएँ तो वहाँ पर इसकी चर्चा कर दीजिएगा। इसका उद्देश्य नौसेना, तटरक्षक, सीमा शुल्क विभाग जो कस्टम होता है, मत्स्यिकी और बंदरगाह जैसे समुद्री सुरक्षा में शामिल विभिन्न हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय, सूचना साझेदारी की सुविधा प्रदान करना है। एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को शेयर करें और समन्वय में कोऑर्डिनेशन बढ़ा के क्या करें, तो देश की समुद्री सुरक्षा को निश्चित करें। मछुआरों और तटवर्ती समुदायों का एकीकरण, जो तट पर रहने वाले लोग हैं और जो मछुआरे हैं उनका इंटीग्रेशन करना हमें। इसमें बायोमेट्रिक पहचान पत्र जारी करना, ट्रांसपोर्टर, संकट चेतावनी ट्रांसमीटर की स्थापना करना, सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम का संचालन करना, आजीविका और कल्याण योजनाओं का प्रावधान जैसे विभिन्न उपायों का कार्यान्वयन शामिल है। इसमें कि जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं, जैसे जो बॉर्डर पर रहते हैं, उनके लिए हमने वाइब्रेंट विलेज चलाया कि भाई वो पहला लाइन ऑफ सिक्योरिटी होते हैं, वहाँ के लोग हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। उसी प्रकार से जो समुद्र के किनारे मछुआरे रहते हैं, तट पर रहने वाले लोग होते हैं, वो समुद्री सुरक्षा के लिए पहली पंक्ति है। वो हमें ये जानकारी दे सकते हैं, वो हमें बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं चीज़ें। इससे क्या होगा, धीरे धीरे इससे समुद्री जो क्षेत्र हैं हमारे वो सिक्योर होंगे। देखिए, द हिंदू का आर्टिकल है, डिटेल में रहता है वो आर्टिकल, और अगर मैं डिटेल में आपको नहीं पढ़ाऊँगा तो ये काम चोरी होगी। मैं अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जो आया है वो कम से कम 100% बताया जाए, और समझने की कोशिश कीजिएगा। नया ट्रेंड ही यही है, ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। कभी कभी आपको अटपटा लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ होता है आपके एग्जाम के लिए। अब हम कुछ और प्रोग्राम भी चला रहे हैं, जैसे सागर प्रोग्राम है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी भी होता है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। ये हमने 3 क्या किए हुए हैं, इनिशिएटिव बड़े स्तर पर लिए हुए हैं समुद्री क्षेत्र को सिक्योर करने के लिए। चुनौतियों को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, आसियान और त्रिपक्षीय बहुपक्षीय तंत्र के माध्यम से समान विचारधारा वाले देशों को हम एक जगह ला सकते हैं। जैसे IORA एक संगठन है और आसियान है, इस दोनों को हम एक जगह लाएंगे। और कोई बायलैटरल टॉक हो रहा है या ट्राइलेटरल टॉक हो रहा है, इन सभी को एक जगह, जिनका विचारधारा सेम है, जो एक तरह की सोच रखते हैं, उन सभी को एक मंच पर हम ले आकर क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। इस तरह के सहयोग से सूचना साझेदारी होगी और क्या होगा, सिक्योर होगा। समुद्री सुरक्षा के लिए साझा आचार संहिता, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए इस एरिया के देशों को, जिससे क्या हो कि समुद्र को सुरक्षित किया जा सके। और UN क्लॉज जो है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसको सही से लागू करना चाहिए इस क्षेत्र में। ओके,
तटरक्षक व अन्य समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका और सक्षमता को सुदृढ़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, डकैती, तस्करी जैसी ये चीज़ें हैं ये क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। उसके बाद से क्या है, सतत विकास, क्षेत्रीय एकीकरण, बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से इस क्षेत्र में हम गरीबी, असमानता और इन सब चीज़ों को कम कर सकते हैं। तो कुछ मैंने आपको उपाय भी बताए हैं, डिटेल में आर्टिकल डिस्कस कर दिया है मैंने। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका कॉप। मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि इस पूरे वीक में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में पूरा का पूरा कॉप ही चर्चा में रहने वाला है। और अगले सप्ताह में भी कुछ आपको इस पर जुड़े हुए अच्छे आर्टिकल मिलेंगे। जब ये कंक्लूड हो जाएगा पूरा का पूरा बैठक, तब जाके और अच्छे आर्टिकल आते हैं, क्या निकला भाई इससे। तो अब देखिए मोदी जी ने वहाँ पर क्या सब बोला है। मोदी जी ने एक चीज़ बोला कि क्या भारत में इससे पहले भी कॉप आयोजित हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है। 2002 ईस्वी में दिल्ली घोषणा इस पर आया था। कॉप का ऑर्गेनाइजेशन भारत में किया गया था। और कौन इसको ऑर्गेनाइज करती है, तो UNFCCC नामक संस्था करती है। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको। भारत सरकार के तहत 2023-24 के जो बजट है अपना, उसमें एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था जिसका नाम है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव ये शुरू किया गया था किसमें, तो 2023-24 के बजट में शुरू किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मेंस एग्जामिनेशन जो जनवरी में देने जा रहे हैं, या उसके आगे का भी PT का एग्जाम होगा या कोई भी एग्जाम होगा, तो उसमें पूछा जा सकता है इससे जुड़ा हुआ चीज़ें। अब ज़रा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक कार्बन क्रेडिट भी होता है। क्या होता है कार्बन क्रेडिट, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए बेसिक से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनेंगे तो पता चल जाएगा। कार्बन उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं कोई भी उद्योग। मान लीजिए मैंने एक उद्योग स्थापित किया हुआ है A नामक, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम 10 किलो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। कितना करते हैं, 10 किलो। जबकि मेरा जो उद्योग है उस उद्योग के अनुसार उसमें कार्बन का उत्सर्जन होना चाहिए था कितना, तो 9 किलो ही। 1 किलो मैंने कार्बन उत्सर्जन क्या किया हुआ है, ज़्यादा किया हुआ है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कार्बन क्रेडिट के बारे में PT में पूछा गया था UPSC के द्वारा बहुत पहले, जब इसका कॉन्सेप्ट नया आया था, तभी करीब में 5-6 साल हो गए उस समय पूछा गया था। सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, 2017 के 18 के आसपास। लेकिन एक और उद्योग है B, जिसने कार्बन का उत्सर्जन किया है 8 किलो, जबकि उसके उद्योग के परिमाण के हिसाब से उसको 10 किलो तक कार्बन का उत्सर्जन करने की अनुमति थी। यानी कि 2 किलो उसने कार्बन का उत्सर्जन कम किया है। तो ये 2 किलो का उसके पास क्या है, कार्बन उत्सर्जन का क्रेडिट जमा हो गया, उसको पॉजिटिव मिल गया है भाई, कि उसको जितना उत्सर्जन करना चाहिए था उससे भी कम उत्सर्जन उसने किया है, या किया भी है तो उसने क्या किया है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट बना रखा है कि कार्बन एमिशन लगभग में उसने 2 किलो कम कर लिया है। इसके पास 2 किलो क्रेडिट जमा है। अब मेरे पास 1 किलो ज़्यादा हो गया है कार्बन का उत्सर्जन, तो मैं उसको पैसा देकर, सही सुन रहे हैं आप, पैसा देकर 1 किलो कार्बन का क्रेडिट खरीद लूँगा। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए पृथ्वी का वायुमंडल तो एक ही है, कार्बन तो एक ही वायुमंडल में जा रहा है। तो मैंने बोला कि तुमने जो 2 किलो कम किया है तो उसमें से 1 किलो का मैं तुम्हें पैसा दे देता हूँ, और जो मैं पैसा दूंगा वो B नामक संस्था को दूंगा। B नामक संस्था क्या कर रही है, कार्बन का कम उत्सर्जन करके पैसा कमा रही है, कार्बन क्रेडिट को बेच रही है। ठीक है, जैसे भूटान जैसे देश हैं वो कार्बन पॉजिटिव देश हैं। पॉजिटिव देश का मतलब क्या है कि वहाँ पर क्या है, तो कार्बन उत्सर्जन कम होता है, जबकि वहाँ पर पेड़ पौधे जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि कार्बन का एमिशन कम होता है। वहाँ पर जितना कार्बन की ज़रूरत होती है, जितना वो लोग उत्सर्जित करते हैं, उससे ज़्यादा उनका वातावरण जो है वो उसको सोख लेता है। इसके कारण से वो कार्बन पॉजिटिव देश है, कार्बन क्रेडिट वहाँ पर अच्छा खासा रहता है। तो जो देश कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा कर रहे हैं वो भूटान को पैसे देकर कार्बन क्रेडिट खरीद सकते हैं। कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया था कि जो कंपनियां हैं उनको कार्बन का अगर वो उत्सर्जन कम कर रही हैं तो उनको क्या मिले, उसके बदले उनको कुछ ना कुछ इनिशिएटिव मिलता रहे, पैसा मिलता रहे। अब भारत सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे ज़रा सा, और UNFCCC बॉडी के बारे में मैं बताऊंगा आपको। और 2002 में दिल्ली में आयोजित हुआ था कौन सा चीज़, तो कॉप। और फिर से 2028 में प्रधानमंत्री महोदय ने बोला है कि हम कॉप को ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं भारत में। इन्होंने ये भी बोला है कि जो विकासशील देश हैं वो 2050 तक कोशिश कर रहे हैं, अगर हमें फंड दिया गया, ध्यान से सुनिएगा किन किन चीज़ों की हम बात करें, ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको यूज़ करने हैं। अगर हमें फंड और टेक्नोलॉजी सही से दिया गया तो हम 2050 तक अपने अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। एक चीज़ और समस्या आई कि भाई UAE जो है, जहाँ पर दुबई में आयोजित हो रहा है, UAE तो तेल का उत्पादक देश है, वो कैसे कार्बन क्रेडिट और इन सब चीज़ों की बात कर सकता है, जबकि वो तेल पर आधारित इकॉनमी वाला देश है, तेल बेच के पैसा कमाता है और तेल से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो UAE ने बोला कि हम $30 बिलियन के करीब में हम पर्यावरण के लिए खर्चा करेंगे और उसमें हम अपना हिस्सेदारी जोड़ेंगे।
तो ये सारा कुछ हो रहा है घटनाक्रम। इसी में चलिए UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऐसे ही करके UNFCCC का फुल फॉर्म है। इन सब चीज़ों को देख लेते हैं ज़रा। UNFCCC क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। यह समझौता जून 1992 के 1992 में जो समझौता हुआ था, कौन सा समझौता था? इसको रियो समझौता पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, के दौरान किया गया था। और ये क्यों ऑर्गेनाइज हुआ था? तो 1972 के 20 वर्षों के बाद 1992 में यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, विभिन्न देशों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 21 मार्च 1994 को इसे लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? इस पृथ्वी सम्मेलन के दौरान जो समझौता हुआ था 21 मार्च 1994 को। 92 में समझौता हुआ, लागू कब हुआ? 94 में। ये याद रखना है, पूछा जाता है कई बार इस चीज़ को। अब अगला फैक्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। 1995 से लगातार UNFCCC का वार्षिक बैठक आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत वर्ष 1997 में बहुचर्चित क्योटो समझौता हुआ। क्योटो समझौता की ये खासियत थी कि इसमें कुछ चीज़ों को बाध्यकारी बनाया गया। बाध्यकारी का क्या तात्पर्य होता है? अगर आपने देखा होगा जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते वगैरह होते हैं UN के या UNFCCC के, बहुत सारे समझौते वो बाध्यकारी नहीं होते हैं, वो देशों पर बाध्यता नहीं लादते हैं। लेकिन क्योटो जो जापान में आयोजित हुआ था, कब हुआ था? तो 1997 में। बहुचर्चित है। जिस प्रकार से पेरिस समझौता चर्चित है उसी प्रकार से क्योटो भी चर्चित है। देखिए कॉप तो हर साल ही होता है, लेकिन चर्चा में कुछ ही कॉप रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। लेकिन क्योटो में फैसला तो लिया गया, लेकिन सच बताऊं उस फैसले का सत्यानाश कर दिया सारे देशों ने मिलकर, किसी ने कुछ नहीं किया। ठीक है। और बाध्यकारी समझौता हुआ और विकसित देशों Annex 1 में शामिल द्वारा ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य तय किया गया था। देखिए Annex 1, Annex 2 और Annex 3 करके ऐसे ही देशों को बांटा गया है। किसके आधार पर? तो उनकी कैपेसिटी के आधार पर। कैपेसिटी किस तरह में? तो विकसित है, विकासशील है, या अर्ध विकसित है, अर्ध विकासशील है, इस तरह के कैटेगरी में बांटा गया है। जो Annex 1 में जो देश शामिल थे, जो हाईली डेवलप्ड कंट्री है, उनके ऊपर बाध्यकारी किया गया क्योटो में कि भाई देखो, सबसे पहले आप लोगों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पैसा भी है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, आपके पास टेक्नोलॉजी भी है। आप सबसे पहले कार्बन को, एमिशन को कम करो, क्योंकि इससे नुकसान तो वाकई हो रहा है। और आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि पर्यावरण का नुकसान के लिए जिम्मेदार होते हैं अमीर लोग, अमीर देश, लोग और देश दोनों। लेकिन उसका भुगतान कौन करता है? तो विकासशील देश या विकसित देश करते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आज सुनिएगा ज़रा ध्यान से। जलवायु परिवर्तन के कारण से पिछले साल हमारे देश में कृषि का जो ग्रोथ था वो 2.8% से 1 पर आ गया। कृषि का डेवलपमेंट कम हुआ है अपने देश में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कृषि का जो ग्रोथ रेट था वो कम हुआ है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको पूरा समग्र रूप से जोड़ने की कोशिश करता हूँ मैं। क्या? एग्रीकल्चर में चूंकि पिछले साल प्रोडक्शन कम हुआ है, बहुत सारे जगहों पर फसलों का जो नुकसान हो गया, ख़राब हो गए। वर्षा कभी भी हो गया, सितंबर में वर्षा हुआ, जून जुलाई में वर्षा नहीं हुआ, वर्षा हुआ तो सारा डुबा दिया, और जब नहीं हुआ तो बिल्कुल सूखा ही पड़ गया। इस पैटर्न के कारण से, इस अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न के कारण से कृषि में डेवलपमेंट थोड़ा सा कम हो गया। इसके कारण से पिछले साल भारत सरकार का डेटा है ये, ट्रैक्टर की खरीद ग्रामीण एरिया में कम हो गई है, उपभोक्ता सामान की खरीद ग्रामीण एरिया में कम हो गई है। किस तरह से गवर्नमेंट एनालाइज करती है मैं आपको वो बता रहा हूँ। और ग्रामीण एरिया में मनरेगा के तहत काम मांगने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई है। कोरोना के बाद भी मनरेगा के तहत काम मांगने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई है। ट्रैक्टर की खरीद कम हो गई है। उपभोक्ता वस्तु, जो ग्रामीण एरिया के पास जब पैसा आता है तो उपभोक्ता वस्तु पर जब वो खर्च करता है तो वो कम हो गया है। गांव से शहर पलायन रेट बढ़ गया है। इसके कारण से भारत सरकार ने बोला कि जब कृषि में इतना ज़्यादा समस्या हो रहा है इस जलवायु परिवर्तन और इन चीज़ों के कारण से, तो क्यों ना 5 और साल के लिए देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जाए। समझ में आ रहा है आपको? दुष्प्रभाव दिखने शुरू नहीं होंगे 10 साल बाद, दिख रहे हैं, आज अभी दिख रहे हैं। याद कीजिए हिमाचल और उत्तराखंड की बाढ़ को, दिल्ली की बाढ़ को याद कीजिए इस साल के, बिहार के सूखे को याद कीजिए पिछले साल का। ये सारा आपको तो दिख रहा है, सामने दिख रहा है। जो आप 10 साल पहले पढ़ते थे कि जलवायु परिवर्तन होगा, वो भविष्य यही है जो हम जब जी रहे हैं जिसमें। तो ये समस्या वाकई गहरी है। इन सब चीज़ों को जोड़ कर देखिएगा तो और भी ज़्यादा चीज़ें आपको स्पष्ट होती जाएंगी। आगे बढ़ते हैं।
क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 40 औद्योगिक देशों की एक अलग सूची एनेक्स 1 में रखा गया। UNFCCC वार्षिक बैठक कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कॉप के नाम से जाना जाता है। COP 28 का आयोजन दुबई में किया गया है। अब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जिसकी प्रधानमंत्री महोदय ने चर्चा की है उसके बारे में जरा सा समझ लेते हैं। प्रतिस्पर्धी बाजार आधारित दृष्टिकोण का लाभ उठाने और विभिन्न हितधारकों के स्वैच्छिक पर्यावरणीय किराए को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पहली बार 23-24 में केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई कि विभिन्न जो हितधारक हैं, कोई भी हितधारक हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकती है, संस्था हो सकती है, सरकार हो सकती है, वो अगर कुछ ग्रीन इनिशिएटिव करना चाहती है, कुछ स्वैच्छिक रूप से पर्यावरण के लिए करना चाहती है, तो उसको हम 23-24 बजट के द्वारा ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम शुरू करके उसको प्रोत्साहित करेंगे। ग्रीन क्रेडिट का अर्थ है कि किसी निर्दिष्ट गतिविधि के लिए प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन की एकल इकाई, इसका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कोई आपको पैसा दिया गया, कुछ भी दिया गया जिसका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसको कहते हैं ग्रीन क्रेडिट। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम एक ऐसे तंत्र के रूप में, सिस्टम के रूप में है जो घरेलू कार्बन बाजार के पूरक के रूप में काम करता है। यद्यपि घरेलू कार्बन बाजार पूरी तरह से CO2 उत्सर्जन में कटौती पर केंद्रित है, ग्रीन क्रेडिट सिस्टम का लक्ष्य कंपनी, व्यक्ति, स्थानीय निकाय द्वारा अस्थायी कार्यों को प्रोत्साहित करते हुए अन्य पर्यावरणीय दायित्व को भी पूरा करना है। कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई काम कर रहा है, अगर वो कार्बन का उत्सर्जन कम कर रहा है तो उसको कार्बन के लिए उत्सर्जन कम करने के लिए ग्रीन क्रेडिट के तहत इनिशिएटिव दिया जा सकता है। ग्रीन क्रेडिट व्यापार योग्य होते हैं। इसे अर्जित करने वाले इस क्रेडिट को प्रस्तावित घरेलू बाजार मंच पर बिक्री के लिए रख सकेंगे। वही चीज़ जो मैंने आपको समझाया कि किसी ने कार्बन का उत्सर्जन कम किया है तो उसने ग्रीन क्रेडिट कमा लिया है। उस ग्रीन क्रेडिट को जिसने कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा किया है बेच करके वो पैसा कमा सकता है। समझ में आ रहा होगा आपको। एक बाजार स्थापित जब हम कर देंगे इसके लिए, पैसा सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है। जब आपके पास पैसा आना किसी चीज़ से शुरू हो जाएगा ना, तो फिर आप उस चीज़ को करना शुरू कर दोगे। ग्रीन इनिशिएटिव के तहत लोगों ने देखा कि अगर हम कार्बन का उत्सर्जन कम करते हैं तो हमें पैसा मिलता है, तो क्यों नहीं इसको और बार ज़्यादा किया जाए। और कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो जानकर भी अगर वो चाहें तो भी वो कार्बन का उत्सर्जन कम नहीं कर सकती। जैसे सेल इंडिया जो स्टील बनाती है, उसको तो कोयला जलाना ही जलाना है। अभी भी भारत में ग्रीन स्टील का टेक्नोलॉजी नहीं आ पाया है। कुछ नॉर्डरी कंट्री में आया जरूर है, लेकिन स्टील बनाने के लिए हमें कोयला चाहिए ही चाहिए। लोहा के उद्योग में हमें कोयला चाहिए ही चाहिए। बिजली बनाने के लिए कोयला चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे जो कंपनियां हैं जो कोयले का जलन करके कार्बन उत्सर्जित करती हैं, उनको वो कंपनियां जो कार्बन का उत्सर्जन कम कर रही हैं ग्रीन चीज़ों का उपयोग करके, वो क्या करेंगी तो ग्रीन क्रेडिट बेचकर पैसा कमाएंगी। समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इसमें टर्मिनोलॉजी रटने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। अगर आप समझ जाएंगे तो अपनी भाषा में इसको एग्जाम में लिख देंगे। आपने कार्बन का उत्सर्जन कम किया, आपके पास ग्रीन क्रेडिट नामक एक चीज़ जमा हो गया। मैंने कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा किया, मेरे पास कार्बन जो है बहुत ही ज़्यादा उत्सर्जित कर दिया है मैंने, तो मैं आपको पैसा देकर आपके ग्रीन क्रेडिट को खरीद लूँगा, तो हम दोनों का कार्बन बैलेंस हो जाएगा। यही चीज़ है। ओके। ग्रीन क्रेडिट विनिमय योग्य होंगे, लोग उन्हें अर्जित करेंगे, वे उन्हें एक प्रस्तावित घरेलू बाजार की सहायता से बेच भी सकेंगे और पैसा भी कमा सकेंगे। ओके। ग्रीन क्रेडिट संबंधी गतिविधियां क्या है। वृक्षारोपण आधारित ग्रीन क्रेडिट देश भर में हरित आवरण में वृद्धि करने के लिए संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण आधारित गतिविधियां शामिल किया गया है। जल आधारित ग्रीन क्रेडिट अपशिष्ट जल के उपचार, पुनः उपयोग सहित जल संरक्षण, जल संचयन, जल उपयोग दक्षता बचत को बढ़ावा देने के लिए भी ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा। सतत कृषि, सस्टेनेबल कृषि के लिए भी आपको ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा। उत्पादकता, मृदा स्वास्थ्य, उत्पादित भोजन के पोषण मूल्य में सुधार हेतु प्राकृतिक व पुनर्योजी कृषि प्रथाओं, भूमि बहाली को बढ़ावा देने से भी आपको ग्रीन क्रेडिट मिल सकता है। अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण न्यूनीकरण, मैंग्रोव संरक्षण, इको मार्क आधारित ग्रीन क्रेडिट, सतत भवन बुनियादी ढांचे पर आधारित ग्रीन क्रेडिट। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रीन क्रेडिट गतिविधियों के लिए सीमाएं और बेंचमार्क विकसित किए जाएंगे। इन सभी चीज़ों के लिए आपको ग्रीन क्रेडिट दिया जा सकता है अगर आपने पर्यावरण के लिए कुछ भी इनिशिएटिव लिया है तो। 23-24 के बजट में इसका बात रखा गया था। और अगर आपने इस चीज़ को किया है तो क्या होगा, आपको ग्रीन क्रेडिट मिलेगा जिसको बेचकर आप पैसा भी कमा सकते हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद कार्यक्रम का प्रशासक होगा, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ICFRE जो कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश, प्रक्रियाएं और कार्यविधियां विकसित करेगा। ग्रीन क्रेडिट समझ में आ गया होगा। अगले न्यूज़ पर चले। अगला न्यूज़ है जो बिहार सरकार के लिए एक छोटा सा सीख भी है और सभी के लिए है। दरअसल में जो भी बिहार से बाहर रहते हैं उन सभी के द्वारा यही चीज़ उनके मन में कहीं न कहीं रहता है। 5 बिहार वर्कर्स रेस्क्यूज फ्रॉम टनल रिटर्न होम। जो टनल में फंसे हुए थे उसमें 5 बिहार के भी वर्कर शामिल थे। वो घर लौटे और उन्होंने पहला चीज़ क्या बोला, उन्होंने बोला कि हमें अगर बिहार में काम मिल जाएगा तो हम बाहर नहीं जाएंगे। उन्होंने बोला कि हमें अगर बिहार में सरकार काम दे देती है या काम का ऑर्गेनाइज करवा देती है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि हम बाहर के स्टेटों में कभी भी काम करने के लिए नहीं जाना चाहते हैं। ये 5 वर्कर हैं, इनके नाम यहाँ पर लिखे हुए, आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो तो। वैसे इस तरह की चीज़ें पीटी में अब नहीं पूछी जाती, पहले पूछी जाती थी। लेकिन मुख्य रूप से बिहार का एक
एक बिहार स्पेशल जो न्यूज़ है उस पर मैं ले चलता हूँ आपको। राजगीर मेले का शुभारंभ किया गया। राजगीर महोत्सव शुरू हुआ है। 30 नवंबर 2023 को बिहार में राजगीर महोत्सव की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन बिहार के वित्त और वाणिज्य का मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया है और पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन नालंदा के सौजन्य से राजगीर महोत्सव का आयोजन 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 के बीच स्टेट गेस्ट हाउस मैदान में किया जाए। गेस्ट हाउस मैदान में इस अवसर पर महिला महोत्सव, व्यंजन मेला, पुस्तक मेला, विभिन्न खेल प्रतियोगिता, दंगल, नुक्कड़ नाटक सब कुछ ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो राजगीर महोत्सव की शुरुआत नालंदा में हो चुकी है। नालंदा वाले जाओ, घूम फिर कर आओ और क्या कर सकते हो, बस 7 दिन का हो रहा है। और कब शुरू किया गया था इसको, तो 1986 में राजगीर महोत्सव की शुरुआत की गई थी। 1986 ईस्वी 1986 शुरू किया गया था और अब तक चल रहा है। और बस यही था आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। कभी ज़्यादा रहता है न्यूज़, कभी कम रहता है। डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। इसका PDF के लिए आपको पेड ज्वाइन करना पड़ता है और वहीं पर मैं PDF देता हूँ इसका रेगुलर। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।